हम पढ़ रहे थे चैप्टर साउंड, ठीक है ना। साउंड पढ़ रहे थे। साउंड में हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उन सब के बीच में रिलेशंस, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, किस तरह से वेव ट्रैवल करता है, मीडियम में टेम्परेचर के अनुसार क्या फर्क पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड में, स्पीड ऑफ साउंड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मीडियम चेंज होने पर क्या उसमें फर्क पड़ता है, या सेम मीडियम में अगर हम लोग टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है साउंड में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग पढ़ना है हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसानी से समझ जाइएगा एक बार में, बस ध्यान लगा करके यहाँ पर देखते रहिए, सुनते रहिएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहली बात तो ये हमको बताया जाए कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बता सकता है? रिटर्न, वापस होना, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट करना मतलब कि कहीं से टकरा करके, इसका सही में डिफिनेशन क्या होगा? बाउंसिंग बैक, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम एनी अदर मटेरियल या फिर एनी अदर मीडियम, समझ गए ना, उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। क्या इनको पढ़ लो, उसके बाद बताएंगे। एक बार में पूरा चावल नहीं खाया जा सकता है, एक एक फोड़ करके खाया जाता है, ठीक है ना। आएगा इसी में आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके अगर बाउंस बैक होकर के साउंड वापस आ रहा है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। इसी प्रिंसिपल पे एक और चीज काम करता है, आगे तुम लोग को बता देते हैं, फिर बाद में भी बताएंगे। शिप में एक डिवाइस लगा हुआ था, इसको कहते हैं हम लोग सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार, समझ गए ना। उस सोनार का क्या काम होता है? सोनार का काम होता है डेप्थ नापना, समझ गए ना, डेप्थ, ठीक है ना। ऐसे फैथोमीटर से भी नापते हैं डेप्थ, लेकिन फैथोमीटर से नापते हैं, ये होता है क्या ना कि साउंड का वेव्स को हम लोग भेजते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को हम लोग भेजते हैं पानी में, और वो टकरा करके जितना सेकंड में वापस आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करके बताता है कि ये इतना डेप्थ का इसमें सी में, या बड़ा बड़ा थोड़ी ना तुम तालाब में सोनार लेके जाओगे, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ ज्यादा गहराई है, समुद्र 50 फीट 100 फीट 200 फीट गहराई है नीचे में समुद्र के अंदर, तो उसका डेप्थ नापने के लिए कि यहाँ पर कितना डेप्थ है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? शिप से सोनार यूज करते हैं, ठीक है ना। एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके कारण उस साउंड जो कि साउंड के मतलब इस पे चलता है, साउंड के प्रिंसिपल पे चलता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे चलता है, और बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है, शिप में यूज होता है। बड़ा बड़ा शिप जो देखते हैं ना ट्रैवल करता है, उसमें यूज होता है। चलो, अब ये तो बात हो गई आगे की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली जो हम लोग लिखवाए हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब हर्डल होता है। हर्डल कहने का मतलब कि मतलब बाधा, किसी भी बाधा से टकरा करके वापस आना। ब्रैकेट में लिख देंगे एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। डिफिनेशन समझ में आ गई बात? चलो, अब रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं और कैसे इसको समझेंगे हम, ठीक है ना। कैसे करते हैं और कैसे समझेंगे? अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो सेम एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे ना, उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। सारा प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, ठीक है ना, कोई इसमें जो है अलग चीज नहीं है। लेकिन इसको समझेंगे कैसे? तो एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, उस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एक टेबल है, ठीक है ना, एक टेबल है, ठीक है ना, एक टेबल है, उसमें क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लगा देंगे,
क्या लगा देंगे, कार्डबोर्ड, ठीक है ना, कार्डबोर्ड लगा देंगे। ये हमारा ऐसे, मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी कार्डबोर्ड लगा दी। ये हो गया हमारा। देखिए कभी भी डायग्राम बनाइएगा तो हमेशा जब भी आंसर में रहेगा, क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाइएगा तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे डायग्राम है या जहां पे डायग्राम हम लोग डाल सकते हैं, डायग्राम मस्ट बनाना होगा, ठीक है ना, डायग्राम मस्ट बनाइएगा, ठीक है ना, उससे नंबर में इंपैक्ट पड़ता है आंसर पे, समझ गए ना, डायग्राम पे। और जब भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है ना, पेंसिल से बनाएंगे और नेमिंग करेंगे, नेमिंग जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे हम कैसे नेमिंग करते हैं, ये हो गया कार्डबोर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल, वुडन टेबल हो गया या फिर शीशा का टेबल, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं, ठीक है ना। वुडन चीज जो होती है वो थोड़ा साउंड को अब्सॉर्ब भी करती है, तो लेकिन सस्ता तो वही है ना, तो वुडन टेबल रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, अलार्म क्लॉक, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो अलार्म क्लॉक जैसा लग ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दो जो है हम लोग एक सॉलिड पाइप ले लेंगे, पाइप इन द सेंस कि जैसे समझ लो कि तुम लोग सस्ता एग्जांपल बताते हैं, हार्ड पाइप जो होता है देखे हो, यस सर, हार्ड पाइप जिससे प्लास्टिक का हार्ड पाइप होता है, ठीक है ना, वो हार्ड पाइप थोड़ा मोटा, बिजली वाला पाइप नहीं ले लेना, ठीक है ना, थोड़ा मोटा, मतलब समझ लो कि 2 इंची का पाइप, 2 इंची का पाइप ले लिए, ठीक है ना। तो हार्ड पाइप यहाँ पर लगा दी, समझ रहे हो बात को, ऐसे टेढ़ा कर, और इसी के एंगल में, ठीक है ना, जिस एंगल पे ये है, ठीक है ना, सेम जिस एंगल पे ये है, ये माप लेंगे कि किस एंगल पे हम लोग रखे हैं, माप सकते हैं ना प्रोटेक्टर से, किस एंगल पे रखे हैं, ये माप लेंगे, ठीक है। उसी एंगल पे सेम जो है हम लोग यहाँ पे एक दूसरा पाइप जो है वो रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलार्म क्लॉक यहाँ पे हम लोग कान लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कान लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर अलार्म क्लॉक है, ये बजेगा तो मेरा कान में सुनाई देना चाहिए अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर फॉलो करता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करना चाहिए इसको। हम यहाँ पे कान लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये देखते हैं सुनाई देता है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ईयर का साइन बना दीजिए, ठीक है, ईयर का साइन बना दीजिए, ठीक है, हाँ ईयर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे अलार्म क्लॉक अलार्म बजेगा और यहाँ पे हम कान लगा के सुनेंगे तो हम देखेंगे कि अलार्म क्लॉक का आवाज हमको बहुत अच्छी तरीके से हमको सुनाई दे रहा है, जबकि अलार्म क्लॉक तो वहां बज रहा है, उधर बज रहा है, हमको नहीं सुनाई देना चाहिए, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर के वहां से काफी बेहतर, समझ रहे हो ना, काफी अच्छे तरीके से लगेगा ना हमको कि मेरे यहीं पर अलार्म क्लॉक बज रहा है, लगेगा हमको ना कि अलार्म क्लॉक मेरे यहाँ कान पे रखा हुआ वहीं पे बज रहा है, लेकिन बस तो उधर रहा है, तब भी हमको सुनाई देगा कि लगेगा कि यहाँ पे अलार्म क्लॉक बज रहा है। तो ये क्या सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे रूल्स को फॉलो करता है। जैसे इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव, इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ठीक है ना। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड समझते हो ना, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो गिर रहा है, ठीक है ना, इंसिडेंट हो रहा है, टकरा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इंसिडेंट साउंड वेव जो है और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है, दोनों जो है वो सेम एंगल बनाते हैं नॉर्मल से। जब भी हम नॉर्मल बोलेंगे तो समझ जाएगा कि वो कहीं ना कहीं से 90 डिग्री बना, समझ रहे हैं ना, सरफेस से 90 डिग्री बना। नॉर्मल का मतलब ये होता है जैसे हम ये खड़े,
हम नॉर्मल पोजीशन पे हैं, समझ गए ना? नॉर्मल क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं सरफेस से, ठीक है ना? ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, नॉर्मल है हो गया? नहीं होगा। तो वही है कि नॉर्मल जब कोई चीज है इसका मतलब सीधा है, ठीक है ना? सीधा 90 डिग्री बनाता है, समझ गए? तो नॉर्मल का मतलब है ये सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना? ये नॉर्मल, ये इमेजिनरी लाइन है, समझ गए? तो इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है दोनों जो है इक्वल एंगल बनाता है नॉर्मल से, ठीक है ना? दूसरी बात, नॉर्मल, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सेम सरफेस पे लाई करेंगे और सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई दिक्कत? लाइट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस खाली प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि दो रूल जो होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो दोनों रूल्स के फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? और ये जो हो गए हमारे इक्वल एंगल हो गए नॉर्मल से, इक्वल एंगल्स फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो रिफ्लेक्शन के सारे प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको उतार लीजिएगा, ये नेमिंग कर लीजिए, क्लॉक है ये, अलार्म क्लॉक। ये पाइप हो गया, सॉलिड पाइप, ठीक है? इसको कर दीजिए। चलो अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़े। अब इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? इको। जो आप लोग बोल रहे थे कि इको क्या होता है, इको अब देखेंगे, ठीक है? इको क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इको? देखो इको क्या होता है, पहले समझो क्या होता है इको। हमारे कान में, कान को जब हम सुने, समझ गए ना? कान पे कोई ध्वनि पड़ा, साउंड पड़ा, और दिमाग को समझने में, ठीक है ना, उसको कितना सेकंड लगता है? 0.1 सेकंड लगता है, समझ गए आपको? जैसे तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो और समझ रहे हो कि सर बोल रहे हैं, इसमें तुमको कितना सेकंड लग रहा है? 0.1 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना? अगर उससे तेज हम बोलने लग जाएंगे ना, तुमको समझ में, तुमको लगेगा कि मुंह चला रहा है सर, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात को? मेरा आवाज तुमको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, समझ गए बात को? अगर हम उससे तेज बोलने लग जाए, समझ गए बात को, कि क्या हम बोल रहे हैं एक्चुअली में, उसका आवाज तुमको समझ में नहीं आने लगेगा, ठीक है? लगेगा कि कुछ तो बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो 0.1 सेकंड। अब साउंड का स्पीड जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर यहाँ पर हम मान रहे हैं 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो होता है 344 मीटर पर सेकंड। अरे होता है कि नहीं होता है? यस सर। और 0 डिग्री पे कितना होता है जी? तो बता सकता है? उस दिन बताए थे, पन्ना पलटने लग गए सर। 331 या 330 मीटर पर सेकंड। यस सर। 0 डिग्री पे 330 मीटर पर सेकंड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर साउंड वेव ट्रैवल रिफ्लेक्ट हो करके किसी बॉडी से, किसी ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट हो करके मेरे कान पे पड़ने तक 0.1 सेकंड अगर लेगा, 0.1 सेकंड अगर लेगा, तो वो ध्वनि हमको दोबारा सुनाई देगी। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो हम यहां से बोले, ठीक है, साउंड गया और वापस आया, उसके बीच में 0.1 सेकंड खपत हो गया, ठीक है ना? तो 0.1 सेकंड अगर खपत हो गया तो हम क्या मानेंगे कि साउंड इको, तब हमको क्या होगा कि अपना ही आवाज जो है दोबारा सुनाई देगा। यस सर। दोबारा सुनाई देगा, ठीक है ना? टकरा करके वापस आकर तो दोबारा सुनाई देगा, गूंजेगा। क्या होगा? गूंजेगा। जैसे ये छोटा रूम है, ठीक है, तो मेरा आवाज नहीं गूंज रहा है, लेकिन यही बड़े हॉल में अगर हम पढ़ाएंगे तो मेरा आवाज गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? अरे गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? गूंजेगा, ठीक है? क्यों गूंजता है? इसलिए गूंजता है क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है
जिससे साउंड टकरा करके वापस आ रहा है, उसको वापस आने में 0.1 सेकंड से ज्यादा लग जा रहा है। समझ रहे हो बात को? अभी जो हम बोल रहे हैं वो टकरा के वापस आने में 0.1 सेकंड से कम लग रहा है, तो वो दूसरा वाला आवाज सुनाई नहीं दे रहा। समझ रहे हो बात को? दूसरा वाला आवाज कब सुनाई देगा? 0.1 सेकंड लगता है ना इसको ये करने में, इंटरप्रेट करने में 0.1 सेकंड लगता है। कंप्यूटर में पढ़े हो ना, डाटा को इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर। डाटा हम लोग इनपुट डालते हैं तो इंटरप्रेट करता है, देन इट गिव्स आउटपुट। समझ गया ना? तो हमको सुना ही नहीं दे रहा मेरा आवाज, उससे जल्दी रिफ्लेक्ट होके आ जा रहा, तो दूसरा मेरा आवाज सुना ही नहीं दे रहा हमको। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड कितना हो गया, 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 344 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्स्टेकल को कितना दूर रखा जाए, मतलब बाउंड्री जो है मेरा टकरा के आने के लिए, उसको कितना दूर रखा जाए ताकि जो मेरा साउंड है वो हमको दोबारा सुनाई दे सके। अरे समझ में आ रही है बात? हम ऑब्स्टेकल को कितना दूर रखें कि जो है हमको अपना आवाज दोबारा सुनाई दे, इको करके आए। समझ में आ रही है बात? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो। समझ गए? तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यस सर। अरे कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है? हमको स्पीड पता है और टाइम पता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड थप्पड़ मारेंगे ना, इतना थप्पड़ मारेंगे, स्पीड इनटू टाइम होता है ना? ये सब गलती अगर करोगे ना अभी पिटा कर लो। तो स्पीड कितना है? 344 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? अरे 0.1 सेकंड। टाइम पता है ना? रिफ्लेक्ट होकर के आने में 0.1 सेकंड होना चाहिए ना? 0.1 सेकंड इतना ट्रेवल करके आने में 0.1 सेकंड लगेगा, तब तो दोबारा सुनाई देगा हमको। 0.1 सेकंड से अगर कम रह जाएगा तो इंटरप्रेट ही करने में उसको टाइम चला जाएगा। समझ गए? पहला ही साउंड उसको इंटरप्रेट करने में टाइम चला जाएगा। 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा, समझ गया ना? अगर होगा तो क्या होगा? इको हमको सुनाई देगा। ठीक है, तो 0.1 सेकंड हम टाइम ले लिए। अरे लिए कि नहीं लिए? यस सर। तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब डिस्टेंस बताओ कितना होगा कैलकुलेट करके? मैथ्स तो तुम लोग को आता ही होगा। चलो करके बताओ फटाक से। अब देखो कैसा आएगा डिस्टेंस। यहाँ से पॉइंट हटाया, यस सर। 1 से 10, ठीक है ना? अब 344 को 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है? नीचे में पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा? 34.4 मीटर हुआ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? ये डिस्टेंस जो है मेरा साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है वापिस मेरे कान तक आने में। समझ में आई बात? मतलब यहाँ से हम बोले और वो टकरा करके वापिस मेरे कान में आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ना हुआ 34.4 मीटर। अरे हुआ कि नहीं? तो ऑब्स्टेकल को कितना दूर पे रहना चाहिए बताइए? 344 मीटर। हाँ 344 मीटर। 344 34.4 मीटर है तो 344 कैसे हो गया? ये 34.4 हम बोल रहे हैं कि 34.4 मीटर जो है डिस्टेंस, वो कौन सा डिस्टेंस है? जब हम साउंड वेव बोले यहाँ से और टकरा करके वापिस आने में 34.4 मीटर हो गया। तो ये ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से वॉल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये बताओ? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। गलत ही बोलो, कोई तो बोलो। उसको तो उतना हाँ उसको ऑनलाइन ट्राई कर रहा है, इतना डिस्टेंस निकालो। 344 बेवकूफ कहेंगे 344 कैसे होगा? उसको डिस्टेंस। अरे महानुभाव, साउंड वेव जो है यहाँ से हम बोले ट्रेवल किया वापिस आया, मतलब 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है साउंड वेव का। तो ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस जो होगा वो हाफ होगा इसका। समझ में आई बात?
जैसे हम यहाँ से खड़ा हैं, यहाँ से खड़े होकर के बोले तो यहाँ से वो दीवार है सामने, वहां टकराया और वापिस आया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वहां टकराने का और टकरा के वापिस आने का वो डिस्टेंस 34.4 मीटर। तो ऑब्स्टेकल मतलब कि वॉल का डिस्टेंस कितना हुआ मेरे मुंह से, आधा होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आई बात? ये दोनों ट्रेवल करके मेरे कान तक वापिस आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है सबको? तो उसका आधा होगा ना, इसका आधा करो ऑब्स्टेकल डिस्टेंस। ऑब्स्टेकल डिस्टेंस 34.44 डिवाइड करो 2 से कितना आएगा? 17.2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सरफेस जो है मेरे से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मेरे से अगर 17.2 मीटर अगर दूरी पे है तो पक्का है कि वहां पे इको होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? टकराने के बाद इको होगा ही होगा। समझ में आ गई बात? होगा इको, ठीक है ना? इसीलिए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस खाली सॉलिड थोड़ी हो सकता है, लिक्विड भी तो हो सकता है। दैट मींस जो आपने क्वेश्चन पूछा में जब हम लोग बोलते हैं तो वापस क्यों साउंड आता है? क्योंकि जो पानी है वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना? वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पानी जो है वो 17.2 मीटर से ज्यादा है, ठीक है ना? तो जब हम कुआं में ऐसे सर झुका करके बोलते हैं कोई बात, अपना नाम पुकारते हैं तो वापस अपना नाम सुनाई देता है, ठीक है ना? एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम लोग कि जैसे आपने कुआं का एग्जांपल देख लिया, पहाड़ों में हम जा करके चिल्लाते हैं तो हमको बहुत बार अपना नाम सुनाई देता है। यस सर। ऐसे तो एक बार सुनाई देना चाहिए ना। तो यही हम बोल रहे हैं कि 17.2 मीटर से अगर डिस्टेंस बड़ा होते जाएगा तो इको का संख्या बढ़ते जाएगा। समझ गए? अभी एक बार जैसे 17.2 मीटर पे एग्जैक्टली रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, हम बोले, ठीक है ना? तो वो एक बार हमको सुनाई देगा। जैसे हम अपना नाम लिए हर्ष, तो एक बार सुनाई देगा, ठीक है ना? 17.2 मीटर पे अगर है तो यही इसको बढ़ाते जाएंगे, काफी बड़ा होगा। तो जब हम अपना नाम चिल्लाएंगे ना तो वो 2-3 बार इको होगा, तो 3 बार टकरा के आएगा, मल्टीपल इको, ठीक है ना? मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन। यस सर। तो पहाड़ में जब हम जाकर चिल्लाते हैं तो पहाड़ दूर है, ठीक है ना? अपना नाम चिल्लाए तो बहुत दूर पहाड़ में जाकर टकरा के वापस आए, तो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? तो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, इस चलते हमको अपना नाम गूंजता है, 2-3 बार 4 बार सुनाई देता है। अपना नाम चिल्लाए हर्ष, उधर से लग रहा है कोई उधर से भी बोल रहा है मेरा नाम, 3-4 बार बोल रहा है ना? ऐसा सुनाई दिया। अब इसका उपयोग देखो, हम एक चीज और बताएंगे जो तुम्हारे सिलेबस से हटके भी, ठीक है? वो भी चीज हम बता देते हैं तुमको बाद में पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन हम बता देते हैं। एक तो पढ़ना है वो बता देते हैं पहले। थंडरिंग ऑफ साउंड जो है ऊपर में क्लाउड्स का, वो इसी की वजह से होता है। जैसे बादल जब गरजता है तो वो जो है लाइटनिंग एंड जो थंडर है वो एक साथ होता है। ये तो पता है ना कि लाइटनिंग एंड थंडर एक साथ प्रोड्यूस होता है, लेकिन लाइटनिंग का लाइट का स्पीड ज्यादा है तो लाइटनिंग पहले हमको दिख जाता है, थंडर बाद में सुनाई देता है, ठीक है ना? तो थंडर जब बाद में सुनाई देता है, लेकिन थंडर जो सुनाई देता है वो बहुत गूंजते हुए काफी लंबा सुनाई देता है। ये देखते हो गड़गड़ाता हुआ, जिसको हम बोलते हैं बादल गरज रहा है, गड़गड़ाता हुआ काफी देर तक सुनाई देता है। क्यों देर तक सुनाई देता है? That is multiple reflection and that is multiple echo. यस सर। वो टकरा रहा है बार बार जमीन से, कितना ऊपर हाइट से ऊपर नीचे जमीन पे टकरा रहा है, क्लाउड से टकरा रहा है और बार बार उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। दैट मींस इसके कारण उसका मल्टीपल इको हो रहा है, ठीक है ना? उसी को हम लोग बोलते हैं थंडरिंग ऑफ साउंड, रोलिंग ऑफ थंडर। रोलिंग ऑफ थंडर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग ऑफ थंडर। मतलब बार बार बादल हमको गरजता हुआ सुनाई दे रहा है। जैसे एक बार होना चाहिए ना, ठक से एक बार आवाज आना चाहिए ना, वैसे लेकिन वो तो काफी लंबा आवाज आता है, काफी देर तक सुनाई देते रहता है। वही होता है रोलिंग ऑफ थंडर, मतलब रोल कर रहा है, एक ही आवाज बार बार सुनाई दे रहा है। समझ आ रही बात? अब हम क्या देखेंगे, इसका एप्लीकेशन एक जगह और देखने को मिलता है, कैसे हम इको को कम करें, ठीक है ना? तो साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल लगा करके हम लोग इको कम करते हैं, क्योंकि बहुत जगह जो है इको हम लोग के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे सिनेमा हॉल है,
काफी दूर पर्दा लगा हुआ होता है और हम लोग म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ रहता है और हम लोग सुनते हैं, मतलब मूवी थिएटर में देखते हैं ना, सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो काफी दूर रहता है, 17.2 मीटर से तो ज्यादा ही रहता है, तो कंफर्म है हम लोग, ठीक है ना। तो कैसे वहां पे इको नहीं सुनाई देता है, कारण क्या है? तो एक कारण तुम देखोगे, पूरा जो दीवार होता है इधर इधर बगल में, उसको देखते हो कि कारपेट से, वो जो है कारपेट से कवर्ड किया हुआ रहता है। अरे रहता है कि नहीं रहता? कारपेट मतलब कपड़ा जैसा, कारपेट कालीन जैसा जो होता है ना, कारपेट से कवर किया होता है, कपड़ा जैसा, जो नीचे बिछाया हुआ, हाँ नीचे भी बिछाया हुआ रहता है और कवर किया रहता है, दीवार पे भी कवर किया रहता है। वो तुम लोग को लगता होगा कि खूबसूरती के लिए किया हुआ है, ठीक है ना, एक्चुअली में वो खूबसूरती के लिए नहीं होता है, उसके पीछे साइंस है, ठीक है ना। क्योंकि कारपेट या कपड़ा जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, थर्मोकॉल हो गया, ये सब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, तो जो इको हो रहा है ना उसको वो एब्जॉर्ब करता है, हाँ रख लेता है। नीचे में भी कारपेट बिछा हुआ रहता है, सिनेमा हॉल में क्या होता है, नीचे में भी कारपेट रहता है ना, तुम लोग को लगता है कि वाह कितना अच्छा बना है, कारपेट बिछा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके पीछे साइंस है इसीलिए लगाया है, समझ गया ना, नहीं तो सिंपल जमीन ही रहता, ठीक है, उसके पीछे साइंस है, इसी वजह से वो चारों तरफ जो है ना वो कारपेट लगाया रहता है, ठीक है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है। तो थर्मोकॉल हो गया, कारपेट हो गया, या फिर क्या कहते हैं उसको, कोई भी कपड़ा हो गया, ये सब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं, जिसके वजह से हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी अच्छे से एंजॉय करके देख पाते हैं, इसलिए देखा जाता है। और कोई दिक्कत? आज इको तक छोड़ते हैं, अगले दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।